कतर से भारत आने वाली जेट एयरवेज की इस विमान के पायलट और यात्री अब जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भयानक मौसम और ILS की कमी के कारण से पायलटों के लिए रनवे को देखना लगभग असंभव हो गया है। पायलटों ने इस विमान को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 6 बार उतारने की कोशिश की है। वे 2 घंटे पहले से ही एयरपोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और अब उनके विमान में मौजूद ईंधन भी खत्म होने वाला है। उनके विमान में बस अब 10 मिनट फ्लाई करने के लिए ही फ्यूल बचा है। जीरो विजिबिलिटी में वे जमीन के इतने करीब हैं कि GPW की चेतावनियां तेज होने लगती हैं। अगले 10 मिनट में अगर वे इस विमान को एयरपोर्ट में नहीं उतार पाते हैं तो संभावना है कि वे थिरुवनंतपुरम सिटी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। पर सवाल ये उठता है कि उन्होंने चीजों को इतना खराब कैसे होने दिया। ये बॉलीवुड फिल्म रनवे 34 के पीछे की असली कहानी है। ये कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति का एक गलत निर्णय 150 लोगों के जीवन को मौत के खतरे में डाल सकता है। ये जेट एयरवेज की फ्लाइट 555 की कहानी है। 17 अगस्त 2015 को कतर में मौजूद हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक जेट एयरवेज का बोइंग 737-800 दक्षिण भारतीय राज्य केरल में कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 4 घंटे की उड़ान की तैयारी कर रहा है। आज की फ्लाइट के पायलटों ने पिछले दिन ही इस विमान को कोची से दोहा के लिए उड़ाया था और दोनों उड़ानों के बीच उनके पास आराम करने के लिए 24 घंटे से अधिक का समय था। दोहा से कोची वाला रूट एयरवेज के सबसे लोकप्रिय मार्गों में से एक है और यह विमान 142 यात्रियों को ले जा रहा था और इसमें चालक दल के 8 सदस्य सवार थे। आज इस्तेमाल किया जाने वाला विमान बोइंग 737-800 है। ये दुनिया का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला नैरो बॉडी विमान है। ये 2 GCFM 56 टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित है जो हर 10 मिनट में लगभग 500 किलो ईंधन की खपत करता है। उड़ान का कुल समय 4 घंटे है और इसे 2 पायलटों द्वारा उड़ाया जाएगा। कप्तान इस प्लेन को फ्लाई कर रहे थे और फर्स्ट ऑफिसर निगरानी कर रहे थे। कप्तान का उम्र 40 साल है और उनके पास लगभग 6700 घंटे का अनुभव है और इस विमान का फर्स्ट ऑफिसर मात्र 25 वर्ष के हैं। उनके पास मात्र 1500 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। उम्र और अनुभव में भारी डिफरेंस होने के कारण यह पावर ग्रेडियंट जल्द ही कहानी में एक मुद्दा बन जाएगा। स्थानीय समय के अनुसार विमान रात के 10:30 पर डिपार्ट करने वाली थी। टेक ऑफ करने से पहले उन्हें जब कोची के लिए मौसम का रिपोर्ट मिला तो उन्हें पता चला कि यह वेदर रिपोर्ट 10 घंटे पहले बनाया गया था, जिसके कारण उनके पास कोची के मौसम का लेटेस्ट अपडेट मौजूद नहीं था। इसलिए उन्हें अपनी पूरी योजना इस पुराने रिपोर्ट के जानकारी के आधार पर ही बनानी होगी। उस रिपोर्ट के हिसाब से कोची में हल्के 5 नॉट क्रॉसविंड, बिखरे बादलों के साथ साथ 4000 मीटर की विजिबिलिटी था। उनके द्वारा चुना हुआ ऑल्टरनेट एयरपोर्ट बेंगलुरु था। तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड एयरपोर्ट दोनों केरल में हैं और दोनों ही वेस्टर्न घाट्स के समीप स्थित हैं। इस कारण उनका मौसम भी काफी समान होता है। इसलिए जब पायलट को अल्टरनेट एयरपोर्ट चुनना था तब उन्होंने बेंगलुरु को चुना। क्योंकि बेंगलुरु का मौसम और हवाई सुरक्षा का मामला तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड से अच्छा है, बेंगलुरु में 8000 मीटर की विजिबिलिटी थी। 1200 फीट पर स्कैटर्ड बादल और 8000 फीट पर ब्रोकन बादल मौजूद थे। उन्होंने अपने सेकंड विकल्प के रूप में कोयम्बटूर एयरपोर्ट को चुना हुआ था। टेक ऑफ करने से पहले उन्होंने कैलकुलेट किया कि इस यात्रा के लिए उन्हें कितना ईंधन चाहिए। एक विमान के उड़ान भरने से पहले विमान में कितना ईंधन होना चाहिए, इसको लेकर कई सारे नियम और कानून होता है। 1920 UTC पर प्लेन पुशबैक हुआ और वे 1937 UTC पर विमान दोहा से भारत की ओर डिपार्ट हुआ। कुल 4 घंटे की यह फ्लाइट होने वाली थी। 3.5 घंटे की यात्रा पूरी करने के बाद वे भारत के पश्चिमी तट के पास पहुंचे और उन्होंने सुबह 4:30 पर कोची ATC से संपर्क किया। ATC ने उन्हें सूचित किया कि कोची में विजिबिलिटी 3500 मीटर है और 1500 फीट पर कुछ बादल है और 8000 फीट पर स्कैटर्ड क्लाउड मौजूद है। उन्होंने कोची की ओर अपना अप्रोच जारी रखा। कोची एयरपोर्ट रनवे 0927 के साथ एक सिंगल रनवे एयरपोर्ट है। विमान सुबह 5:20 पर कोची एयरपोर्ट पर पहुंचा और ATC द्वारा उन्हें रनवे 27 पर आने के लिए मंजूरी दे दी गई। इस समय तक उनके प्लेन में 4845 किलोग्राम ईंधन उपलब्ध था।
यह उस दिन का उनका पहला लैंडिंग प्रयास होगा। एटीसी ने उन्हें अपडेटेड मौसम की जानकारी दी तो उसमें कहा गया था कि विजिबिलिटी 3000 मीटर तक कम हो गई है और पूरे रनवे के आसपास कोहरा मौजूद है। विमान बादल की परत में प्रवेश कर गया और कप्तान की आगे की विजिबिलिटी बादलों के कारण कम हो गई। वे खिड़की के बाहर कुछ भी नहीं देख सकते थे। उन्होंने अपने अप्रोच चार्ट की जांच की। इस रनवे के लिए मिनिमम विजिबिलिटी 650 मीटर थी और डिसीजन एल्टीट्यूड 320 फीट था। अगर वे रनवे नहीं देख पाते हैं तो उन्हें गो अराउंड करना होगा। क्रू ने रनवे देखने की उम्मीद में आगे बढ़ना जारी रखा। उन्होंने अपने फ्लैप बढ़ाया और गियर को नीचे लाया क्योंकि विमान नीचे उतर रहा था। ग्लाइड ढलान के नीचे मौसम लगातार खराब होता जा रहा था क्योंकि विमान 1000 फीट से नीचे आ गया था, इसलिए उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके कारण वे अपने डिसीजन एल्टीट्यूड पर पहुंच गए। रनवे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए 256 फीट पर उन्होंने टोगा स्विच दबाया, अधिकतम शक्ति लगाई और अपना पहला गो अराउंड किया। भारतीय समय के अनुसार सुबह के 5:28 पर पायलट ने दोबारा उड़ान भरी, फिर मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर का पालन किया और फिर से लैंडिंग के लिए कोशिश किया। अब विमान में 4699 किलो ईंधन बचा था। विमान को बेंगलुरु की ओर मोड़ने के लिए कम से कम प्लेन में 3306 किलो ईंधन होना चाहिए। उन्होंने वैकल्पिक एयरपोर्ट बेंगलुरु और कोयंबटूर के मौसम को देखा, पर वे प्लेन को अभी इन ऑल्टरनेट एयरपोर्ट्स पर लैंड नहीं कराना चाहते थे। कुछ समय बाद चालक दल ने एटीसी से तिरुवनंतपुरम के लिए मौसम प्रदान करने का अनुरोध किया, लेकिन सवाल यह उठता है कि वे प्लेन को तिरुवनंतपुरम में लैंड क्यों कराना चाहते थे, जबकि तिरुवनंतपुरम भी वेस्टर्न घाट्स के समीप ही स्थित है, जिसके कारण वहां का मौसम भी कोची एयरपोर्ट जैसा ही था। दरअसल अगर उन्होंने बेंगलुरु के बजाय तिरुवनंतपुरम की ओर जाने का फैसला किया तो उन्हें 20 मिनट ज्यादा होल्ड करने का मौका मिलेगा, जिससे वे शायद कोची एयरपोर्ट पर 2 और लैंडिंग अप्रोच कर सकेंगे। क्योंकि तिरुवनंतपुरम उनकी मूल योजनाओं में नहीं था, इसलिए फर्स्ट ऑफिसर ने उस हवाई अड्डे के लिए नोटम की जांच की। नोटम के हिसाब से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर ILS मेंटेनेंस के लिए बंद था। इसका मतलब यह था कि चालक दल को वहां लैंडिंग के लिए अच्छी विजिबिलिटी की आवश्यकता थी। तिरुवनंतपुरम पर विजिबिलिटी 3000 मीटर बताई गई थी और बादल 1500 फीट पर मौजूद थे। यह व्यूअर अप्रोच के लिए मिनिमम हाइट से ऊपर था और इसीलिए कप्तान को भरोसा था कि वह तिरुवनंतपुरम में लैंडिंग कर सकते हैं। जब वे होल्डिंग पैटर्न में मौजूद थे तब एयर इंडिया एक्सप्रेस के 2 विमान अंतिम अप्रोच के लिए कोची एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। पहला एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान उतर गया, दूसरे ने उतरने का प्रयास किया, लेकिन पुअर विजिबिलिटी के कारण रनवे दिखाई ही नहीं दिया और लैंडिंग नहीं हो पाया। यह देखते हुए कि पहला एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान उतरने में सक्षम था, जेट एयरवे के पायलट भी लैंड करने का सोचते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के उतरते ही जेट एयरवेज के चालक दल ने अपना दूसरा प्रयास शुरू करने का फैसला किया, लेकिन पुअर विजिबिलिटी के कारण वे अभी भी रनवे को देखने में सक्षम नहीं थे। इसलिए उन्होंने स्थानीय समय अनुसार सुबह 5:47 पर दूसरा चक्कर लगाया और होल्डिंग पैटर्न में दोबारा प्रवेश किया। बोर्ड पर ईंधन घटकर 3919 किलो रह गया था। कोची में उतरने के तीसरे प्रयास के लिए उन्हें लगभग 800 किलो ईंधन खर्च करना होगा। अगर वे इस समय बैंगलोर एयरपोर्ट की ओर प्लेन को डाइवर्ट नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद प्लेन में इतना फ्यूल ही नहीं बचेगा कि वे बैंगलोर तक पहुंच सके। उन्हें जल्द फैसला लेने की जरूरत है, लेकिन याद रखें कि कप्तान तिरुवनंतपुरम में लैंडिंग करना चाहते थे ताकि उन्हें कोचीन में एक्स्ट्रा होल्डिंग टाइम मिल सके। कप्तान ने फर्स्ट ऑफिसर के साथ इस योजना पर चर्चा की, पर फर्स्ट ऑफिसर चिंतित थे क्योंकि तिरुवनंतपुरम में ILS अवेलेबल नहीं था और तिरुवनंतपुरम का मौसम कुछ खास अच्छा नहीं था और उन्हें चिंता था कि हेज और उगते सूरज की मौजूदगी से विजिबिलिटी और कम ना हो। कप्तान ने फर्स्ट ऑफिसर को आश्वासन दिया कि यदि तिरुवनंतपुरम का मौसम खराब हो जाता है तो वे अपने विकल्प के रूप में कोयंबटूर की ओर रुख कर सकते हैं, क्योंकि यह कोचीन एयरपोर्ट के करीब था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कभी कोयंबटूर के लिए मौसम की जांच नहीं की। कॉकपिट में पावर ग्रेडियंट को याद रखें, जिसका मैंने उल्लेख किया था, वह यहां पर भूमिका निभाना शुरू कर रहा है। चालक दल ने फिर ATC को सूचित किया वे अपने विकल्प के रूप में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं। ठीक उसी समय एक कुवैत विमान ने उतरने का प्रयास किया, लेकिन उसे चक्कर लगाना पड़ा क्योंकि वह रनवे को नहीं देख सका और कुवैत विमान से मिली अपडेटेड जानकारी के आधार पर ATC ने जेट क्रू को सूचित किया कि विजिबिलिटी अब 1500 मीटर थी और 400 फीट पर निचले बादल थे।
मौसम और भी खराब हो गया था। एटीसी ने अब जेट एयरवेज के चालक दल से अपने इरादे बताने के लिए कहा। कप्तान ने एटीसी को सूचित किया कि वह एक बार और कोचीन पर उतरने का प्रयास करना चाहते हैं और यदि लैंडिंग असफल रहा तो वे तुरंत तिरुवनंतपुरम की ओर डाइवर्ट हो जाएंगे। इस समय तक मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। फिर भी कैप्टन एक बार फिर से लैंडिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से वे लैंडिंग करने में असफल रहते हैं। एटीसी ने अब उन्हें तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए कहा और प्लेन कुछ ही समय में 4000 फीट की हाइट पर पहुंच गया। अब प्लेन में केवल 2045 किलो फ्यूल बचा था। बेंगलोर जाने के लिए मिनिमम ईंधन 3306 किलो है, यानी कि अब प्लेन में इतना फ्यूल मौजूद ही नहीं था कि वे वापस बेंगलोर की ओर जाए, जिसके कारण वे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट की ओर जाने लगते हैं। तिरुवनंतपुरम तक पहुंचने के बाद उनके विमान में मात्र एक्स्ट्रा 30 किलो फ्यूल ही बचेगा और उस एक्स्ट्रा 30 किलो फ्यूल से वे केवल 1 मिनट ही फ्लाई कर सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि उन्हें जल्द से जल्द तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लैंड करने की जरूरत होगी। 5 मिनट बाद तिरुवनंतपुरम एटीसी ने कोची एटीसी को सूचित किया कि तिरुवनंतपुरम में विजिबिलिटी 1500 मीटर तक गिर गई है और उन्हें इसे रिले करने के लिए कहा गया। कोची एटीसी ने यह जानकारी स्वीकार कर लिया, लेकिन वे जेट एयरवेज विमान को यह जानकारी देने में विफल रहे। चालक दल वहां की बिगड़ती स्थितियों से अनजान होकर तिरुवनंतपुरम की ओर उड़ रहे थे। तिरुवनंतपुरम का मौसम अब कोचीन के मौसम से अलग नहीं था। अब खुद को तिरुवनंतपुरम से परिचित कराने का समय आ गया है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट शहर के मध्य में अरब सागर से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और केरल के कई हवाई अड्डों की तरह तिरुवनंतपुरम में भी एक ही रनवे मौजूद है, स्थानीय समयानुसार सुबह के 6:30 पर। जैसे ही विमान तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के पास पहुंचा, चालक दल तुरंत तिरुवनंतपुरम एटीसी के संपर्क में आ गए। एटीसी ने उन्हें वर्तमान मौसम का डाटा दिया कि एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 1500 मीटर की हाइट पर है। एटीसी ने उन्हें रनवे 14 की ओर जाने के लिए कहा, लेकिन इस एयरपोर्ट पर भी मौसम लैंडिंग करने लायक नहीं था। लेकिन फिर भी उन्हें इस प्लेन को जल्द से जल्द लैंड कराना होगा। जब विमान तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से 25 नॉटिकल माइल्स दूर था, तब कप्तान को एहसास हुआ कि वे अभी बहुत ज्यादा हाइट पर फ्लाई कर रहे हैं और अगर हाइट को जल्द से जल्द कम नहीं किया गया तो विमान तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाएगा। पायलट ने जल्द से जल्द हाइट को कम करने के लिए 360 डिग्री टर्न लगाने का सोचा। इस 360 डिग्री टर्न लगाने के चलते प्लेन में बहुत मिनिमम फ्यूल बचा। अगर वे जल्द से जल्द एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करेंगे तो प्लेन का फ्यूल हवा में ही खत्म हो जाएगा। फिर एटीसी ने 2000 मीटर की विजिबिलिटी के साथ रनवे 14 पर लैंड करने के लिए कहा। स्थानीय समय के अनुसार सुबह 6:50 पर विमान मिनिमम डिसीजन एल्टीट्यूड पर पहुंच गया, पर एक बार फिर से वे रनवे को देखने में असमर्थ रहे। बोर्ड पर ईंधन घटकर 1324 किलो हो गया था। फाइनल रिजर्व फ्यूल 1300 किलो है और अगर विमान फाइनल रिजर्व फ्यूल में चला जाता है तब चालक दल को आपातकाल घोषित करने की आवश्यकता होगी। प्लेन में इमरजेंसी होने पर प्लेन किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड कर सकता है और इमरजेंसी के टाइम में सभी प्रकार के अप्रोच खोल दिए जाते हैं। 2 मिनट के बाद ईंधन 1300 किलो से नीचे चला जाता है। तब फर्स्ट ऑफिसर ने एटीसी को आपातकालीन कॉल किया। कैप्टन ने एटीसी से विजुअल अप्रोच करने के लिए परमिशन मांगा। विजुअल अप्रोच करने के लिए आपको रनवे और अप्रोच पथ की स्पष्ट विजिबिलिटी की आवश्यकता होती है। कप्तान ने अभी कुछ समय पहले ही इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच किया था, फिर भी वे रनवे को देखने में असमर्थ थे और वे अब दोबारा से नॉन इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच करना चाहते था। वो भी जीरो विजिबिलिटी में कैप्टन विजुअल अप्रोच इसलिए करना चाहते थे क्योंकि विजुअल अप्रोच में आप उतरने के लिए समय को कम करने के लिए बहुत कठिन रास्ता अपना सकते हैं, क्योंकि यह एक आपातकालीन विमान है। इसलिए एटीसी ने उन्हें रनवे 14 पर विजुअल अप्रोच के लिए मंजूरी दे दी। चालक दल ने प्लेन को दाहिने ओर मोड़ दिया और विमान को 1000 फीट पर स्थिर कर दिया। यह सामान्य ऊंचाई से बहुत कम है। पायलट ने एटीसी को सूचित किया कि वे उतरने के लिए दाहिने हाथ की ओर मुड़ रहे हैं। एटीसी ने चालक दल से यह पुष्टि करने के लिए कहा कि वे वास्तव में रनवे को देख सकते हैं या नहीं। चालक दल ने प्लेन को नीचे उतारना जारी रखा और उन्होंने विमान को एयरपोर्ट की ओर मोड़ दिया। हालांकि इस अप्रोच के दौरान चालक दल किसी भी समय रनवे के विजुअल संपर्क में नहीं थे। जब वे फाइनल अप्रोच में पहुंचे तब उन्हें एहसास हुआ कि विमान अभी भी काफी हाइट पर फ्लाई कर रहा है, जिसके कारण यह लैंडिंग भी फेल हो गया।
अब वे 5वीं बार लैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। अब प्लेन में मात्र 898 किलो ईंधन बचा था। उनके पास लगभग 15 मिनट की उड़ान का समय बचा था। कप्तान ने फिर एटीसी से रनवे 14 में एक और विजुअल अप्रोच के लिए अनुरोध किया। एटीसी ने चालक दल को सूचित किया कि विजिबिलिटी अभी भी वैसी की वैसी ही है। केवल 15 मिनट का ईंधन बचा होने के कारण उन्हें फिर से प्रयास करना पड़ा। उन्होंने अपना छठा लैंडिंग प्रयास शुरू किया। क्योंकि वे पिछले बार बहुत ऊपर थे, इसलिए इस बार चालक दल ने 1000 फीट नीचे उतरकर और फिर कुछ समय बाद 500 फीट नीचे उतारकर लैंडिंग की कोशिश किया। वे अभी भी रनवे के साथ संपर्क बनाने में सक्षम नहीं थे। इस बार उनके प्लेन का एल्टीट्यूड बहुत नीचे था। कैप्टन ने यॉक को संभाला और उसे बाईं ओर मोड़ दिया। विमान इतनी जोर से झुका कि उन्हें बैंक एंगल करके चेतावनी मिला। वे विमान को समय पर स्थिर करने में सक्षम नहीं थे। उन्हें अब लैंडिंग के लिए छठा चक्कर लगाना होगा। विमान में फ्यूल अब मात्र 662 किलो बचा था और उनके पास लगभग 10 मिनट की उड़ान का समय बचा है। कैप्टन विमान को 700 फीट की हाइट पर ले गए। कैप्टन ने एटीसी को सूचित किया। वे अब विपरीत रनवे यानी कि रनवे 32 पर उतरना चाहते हैं। यह उनका अंतिम लैंडिंग प्रयास है, क्योंकि यदि वे इस बार विमान को नहीं उतार पाते हैं तो प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाएगा। चूंकि वे केरल की राजधानी के मध्य भाग में उड़ रहे हैं, इसलिए अगर प्लेन का फ्यूल खत्म हो गया तो वे घने आबादी वाले क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। लेकिन विमान अभी भी बादलों के अंदर है। कप्तान को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वे आंख मूंद कर जमीन की ओर नीचे उतरना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी टेरेन करके वार्निंग देने लगता है। वे इतने नीचे थे कि कैप्टन जमीन पर मौजूद घरों और लोगों को देख सकते थे, लेकिन आगे की विजिबिलिटी अभी भी खराब थी और रनवे अभी भी दिखाई नहीं दे रहा था। फर्स्ट ऑफिसर ने ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी की चेतावनी को बंद कर दिया और ऑटो पायलट मोड को भी डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे जैसे वे रनवे ले करीब जा रहे हैं, वे अस्पष्ट रूपरेखा देख सकते हैं। रनवे उनके बाईं ओर है और वे एक बार फिर सही दिशा में नहीं हैं। वे रनवे से केवल 50 फीट ऊपर हैं। इस बिंदु पर अप्रोच लाइटें दिखाई देने लगी और अंततः वे खुद को केंद्र रेखा के साथ कुछ हद तक अलाइन पाते हैं। कप्तान विमान की नोज को पुश डाउन करते हैं। सुबह 7:10 पर वे अंततः रनवे 32 पर उतर जाते हैं। लैंडिंग होने के बाद प्लेन में मात्र 349 किलो फ्यूल बचा था, जिससे वे 5 मिनट और फ्लाई कर सकते थे। उन्होंने फिर प्लेन को पार्क किया और विमान को गेट पर खड़ा कर दिया। कुछ घंटों बाद मौसम सही हो गया। प्लेन में फ्यूल भरा गया और विमान में यात्री बैठे और वही चालक दल फिर से कोचीन की ओर रवाना हो गया। अंतिम रिपोर्ट में इसका कारण कंपनी की पॉलिसी की कमी को बताया गया, जो कि एक एयरपोर्ट पर एक चालक दल द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या के बारे में थी। रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया था कि एक बुरे मौसम के दौरान कंपनी की नीति में एक एयरपोर्ट को वैकल्पिक एयरपोर्ट के रूप में निर्धारित करने के लिए आवश्यक निर्देशों की कमी थी, जिसके कारण क्रू ने विचार नहीं किया कि बुरे मौसम के दौरान कौन सा एयरपोर्ट उनके लिए वैकल्पिक हो सकता है। फाइनल रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पायलट्स के प्रशिक्षण में कम ईंधन और बुरे मौसम के फैसले लेने की गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो यहाँ एक और वीडियो है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक भयानक आतंकवादी साजिश ने एयर इंडिया फ्लाइट 182 में सवार 329 यात्री और 22 क्रू सदस्यों की जिंदगी को ले लिया। मैं आपसे वही मिलूंगा।